कंडक्ट किया था, तो मैं आज उसी का डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में, बस उसी का डिस्कशन करना है। तो पेपर यदि अपने देखेंगे तो 55 मार्क्स का मैंने सेट किया था, और इस 55 मार्क्स के पेपर में अपने को बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 सेट किए गए थे। और इसमें दो चीज़ था, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ था जो आपको नहीं आता था, सभी चीज़ आता था, बट टाइम मैनेजमेंट का मैं हमेशा बोलता आया हूँ, वही इशू रहता है। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके डिस्कस करूँगा, उसका एक ही रीज़न है मेरा, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली पहला क्वेश्चन में बच्चे लोग चूक गए। मतलब कि एक कॉपी छोड़कर ऑलमोस्ट सभी में ये क्वेश्चन लगभग सही नहीं हुआ। तो दैट्स वाई अपने यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि ये पेपर हम लोग पहला क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। द मल्टी स्टोर लिमिटेड सेल्स गुड्स बोथ ऑन कैश एंड हायर परचेज बेसिस एंड रिकॉर्ड हायर परचेज ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। तो पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि कौन सा मेथड फॉलो करता है। तो पहला मेथड बता दिया स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है, और ये भी बताया कि इट क्लोजेज इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो बुक्स कब क्लोज होता है ये भी बता दिया आपको। 1 मई 2011 डेट ऑफ सेल बता दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 मई 2011 इट सोल्ड टू मानस मानस a scooter and a LCD TV. The other information are as follows. तो डेट ऑफ सेल पता है 1 मई 2011। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब कि इसे कैश प्राइस भी कहते हैं। अपने डाउन पेमेंट जिस दिन अपने 0th पीरियड ऑफ टाइम पर अपने को स्कूटर के लिए मिलेगा 5,000 और LCD TV के लिए मिलेगा 6,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेबल भी बता दिया कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेबल जो है यू कैन सी हियर 12। यहाँ पर 12 इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पर आपका 6 इंस्टॉलमेंट है। नोटिस करने वाला बात है यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट स्कूटर के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट है, जबकि LCD TV के लिए क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। दूसरा, ये पेमेंट स्टार्ट कब हो रहा है। डेट ऑफ सेल तो अपने को पता है कि 1 मई है, तो स्टार्ट इंस्टॉलमेंट एट 0th पीरियड ऑफ टाइम पर देना है या टाइम लैग के बाद देना। अब देखो यहाँ पर 1 मई को सेल हुआ, यहाँ पर ये बात मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 जून को, यानी इमीडिएटली 1 महीने के बाद ही ये पेमेंट हो गया। और यहाँ पर ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है 1 जुलाई को। 1 जुलाई पे इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का मतलब क्या हो गया कि मई जून, ठीक है, तो 2 महीने के बाद ही ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जा रहा है। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे चलते हैं। मानस पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एक्सेप्ट फॉर दोज ड्यू ऑन 1 जनवरी 2012. It was decided that Mrs. Multi-Store Limited will take back scooter at an agreed price of rupees 22,000. An excess amount, if any, will be adjusted against the installments due of LCD TV. यानी रीपोजेशन का केस है। 1 जनवरी 2012 को क्या किया जाएगा, कंपनी जो मल्टी स्टोर लिमिटेड है वो स्कूटर को टेक बैक कर रही है, यानी कि रीपोजिस्ट कर रही है, और उसका एग्रीड वैल्यूएशन हुआ 22,000 एंड दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द जो आउटस्टैंडिंग होगा 1 जनवरी 2012 को। उसके आगे आप देखें लिखा हुआ है एन एक्सेस अमाउंट इफ एनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑफ LCD TV। और LCD TV मतलब चलता रहेगा, उसके अगेंस्ट में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसके आगे का कहानी हमें 1 जनवरी के आगे का दिया नहीं है, तो अपने उसके आगे जाएंगे नहीं, अपने भी अकाउंट्स को 1 जनवरी को बैलेंस करेंगे। स्कूटर रीपॉजिस्ट हाईलाइट किया हुआ है, रीपॉजिस्ट was sold for 24,500 आफ्टर इनकरिंग रिपेयरिंग चार्जेस 1,000। यानी कि अपने तो रिपॉजिस्ट किए थे, तो यू कैन सी हियर 22,000 में रिपॉजिस्ट किए, 1,000 कॉस्ट इनकर्ड कर दिए, तो टोटल कॉस्ट बिकम्स 23,000 ऑफ द रिपॉजिस्ट गुड्स
and it was sold for 24,500, so there is a profit of 1,500. Prepare necessary ledger accounts to record the above transaction and find out the profit. तो पहला ये क्वेश्चन में ये हमें देखना है कि अपने किसके बुक्स में लेजर बनाना है। तो ये क्लियर रखिए, प्रॉफिट ऑन बोल रहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो ये अपने वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। और मेथड है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। स्टॉक डेटा सिस्टम में आपको बनाना है हायर परचेज। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका सॉल्यूशन देखिए, मैक्सिमम बच्चों ने इसे गलत कर दिया, लेकिन यदि ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा। अब इसका मैं सॉल्यूशन ला रहा हूँ। देखिए इसके अंदर में सॉल्यूशन वाइज यदि अपने देखें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ मल्टी स्टोर लिमिटेड एक तो बना है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ये बनाया गया एक, यू कैन सी हियर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। और दूसरा लेजर जो आप देख सकते हो जो बनाया गया है वो है हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। थर्ड वन इज हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। और तीसरा है फोर्थ वन इज द गुड्स रीपॉजिस्ड अकाउंट। सबसे पहले वर्बली अपने गुड्स रीपॉजिस्ड को ही कंप्लीट कर लेते हैं। यदि गुड्स रीपॉजिस्ड को देखें, पहला बात ये 8 मार्क्स में बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का नहीं होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट अभी पूछ रहा है, यानी वो आपको सुपरमैन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो आ रहे हो वो सुपरमैन हो, पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा वो मान के कर रहा है। एनीवे गुड्स रिपॉजिस्ड देख लीजिए कि यहाँ पर 22,000 रुपये में हम लोग रिपॉजिस्ट किए। तो जब रिपॉजिस्ट करते हैं तो बेसिक बात है कि उस केस में हम लोग हमारा गुड्स जो रिपॉजिस्ट गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स है, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो डेबिट हुआ। एंड एट द सेम टाइम मेरा डेटर्स जिसे हम लोग डेटर बना के रखे हुए थे, तो हायर परचेज डेटर्स है दैट डिक्रीज। तो हायर परचेज डेटर्स यदि डिक्रीज हो जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसीलिए एंट्री गुड्स रिपॉजिस्ड डेबिटेड या एबनॉर्मल स्टॉक अकाउंट डेबिटेड जो भी बोलिए, बट यहाँ पर गुड्स रिपॉजिस्ड बोलकर अपने उसको डिनोट करते हैं। सो गुड्स रिपॉजिस्ड अकाउंट डेबिटेड टू आपका हायर परचेज डेटर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। डेफिनेटली इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग आपका कहाँ पे जाने वाला है, तो बोलते हैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग जाएगा HP डेटर्स में, हायर परचेज डेटर्स में 22,000 दिखाया जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब आप देख लीजिए 1,000 रुपये, इसमें ये लास्ट लाइन था, ये मैं सिंस लास्ट में दिख रहा है तो स्क्रॉल करते हुए मैं यहाँ आ गया, इसलिए पहले दिखा दे रहा हूँ। और 1,000 रुपये खर्चा किया और 24,500 में सेल किया, तो बीच का डिफरेंस 1,500 प्रॉफिट आ गया। इतना समझने के बाद अपना काम ज़्यादा आसान है। ये सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। अब हायर परचेज स्टॉक अकाउंट आपको ये मेथड कहीं ना कहीं ब्रांच का याद दिला दिया होगा, सेम वही है। यहाँ पर जो ब्रांच में आपने पढ़ा था स्टॉक डेटा सिस्टम, वही ये पूछ लिया और वहीं से अपने कर रहे हैं। तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है, तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज यहाँ पे 90,200 का गुड्स अपने बेचे, ठीक है, जिसमें 38,600 का कौन सा वाला गुड्स था, तो स्कूटर था। और आपका 51,600 का क्या था, तो 51,600 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। तो आपका कैसे पता चलेगा, तो आप देख लीजिए 2800 मंथली इंस्टॉलमेंट है, नंबर इंस्टॉलमेंट 12 है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 38,600। और आपका जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 7600 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो उसका आएगा 51,600।
दोनों का ऐड किए 90,200। अपने टोटल अमाउंट्स हायर परचेज स्टॉक इसे बना लिए 90,200 से। नेक्स्ट अपने ये स्टॉक हमारा बना और स्टॉक के अगेंस्ट में हमें जो भी रिकवरी हो रहा है वो है डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट रिकवर हो रहा है। ठीक है, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट रिकवर हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर डाउन पेमेंट हमको 11,000 मिला, 1 मई को सेल हुआ था, तो 1 मई को अपने क्या किए, इस स्टॉक के अंदर अगेंस्ट में जो रिकवरी हो रहा है वो लिख रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, मेरा 90,200 का गुड्स हमने हायर परचेज में ट्रांसफर किया और उसके अगेंस्ट में जो मुझे रिकवरी हो रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे डाउन पेमेंट मिल गया, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बाय हायर परचेज डेटर करके आपने यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट मिला वो आपने 11,000 कर दिया। तो पहला मेरा 11,000 का एंट्री आ गया जो इंस्टॉलमेंट मिलने डाउन पेमेंट मिलने का। उसके बाद आप देखिए पहला इंस्टॉलमेंट आपको स्कूटर के ऊपर मिल रहा है और पहला इंस्टॉलमेंट 2800 का मिलेगा। तो 1 जून को आपको 2800 रुपया का एक इंस्टॉलमेंट मिला स्कूटर के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अभी तक आपका एलसीडी के ऊपर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए अभी उसका अमाउंट नहीं हुआ है ऐड। अब 1 जुलाई को यदि अपने देखें तो 1 जुलाई में मुझे स्कूटर का भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा और साथ ही साथ मुझे एलसीडी का भी मिलेगा। तो अब ये जो डेटर है ना 90,200 का जो आपने डेटर बनाया है उसके अगेंस्ट में ये कलेक्शन हो रहा है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, और वही हम लोग यहाँ पे कलेक्शन लिख रहे हैं। तो 10,400 का कलेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने देखें इसके नीचे, तो 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त को आपको स्कूटर के ऊपर मिलेगा, एलसीडी के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि एलसीडी का जो पेमेंट आता है दैट इज क्वार्टरली बेसिस आता है और आपका स्कूटर के ऊपर मंथली बेसिस आता है। तो स्कूटर वाला तो आपको मिलेगा, इसीलिए स्कूटर वाले पे अपने बाय हायर परचेज मतलब कि 2800 करके लिख दिए, हायर परचेज डेटर्स बना लिए। ठीक है, पहले स्टॉक जो है वो सेल हो रहा है, डेटर बन रहा है और डेटर से कलेक्शन होगा, तो दैट्स वाई अपने यहाँ पे डेटर्स में ले गए 1 अगस्त। सेम वे में आपको स्कूटर के ऊपर एक 1 सितंबर को फिर से एक इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, रिपीट हो रहा है ये सारी चीजें। फिर 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को स्कूटर भी ड्यू है और एलसीडी टीवी के ऊपर भी ड्यू है, दोनों का मिलाकर अपना 10,400 हो गया। फिर अपने नवंबर महीने में फिर से मुझे केवल स्कूटर का मिलेगा, टीवी का नहीं मिलेगा। दिसंबर में केवल स्कूटर का मिलेगा, टीवी का कोई ड्यू ही नहीं हुआ। और जनवरी में मैं डेटस तो बनाऊंगा, दोनों के ऊपर मिलाकर 10,400 का। समझ रहे हो, डेटस बनाते समय पहले डेटस तो बनाओ और तब फेलियर होगा तो डेटस अकाउंट में फेलियर का एंट्री करेंगे। तो अपने 1 जनवरी तक हमारा टोटल इतने अमाउंट से मैंने हायर परचेज डेटर्स को खड़ा कर लिया अपने बुक्स में। जो बैलेंस बच गया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 34,000 आपका बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा। यदि आगे बढ़ते हैं तो अब हायर परचेज डेटर्स है वो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है 11,000, ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है 11,000। तो फिर उसके बाद 2800 ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर 2800, 10,400, 2800, 2800 जो आपने अभी ऊपर में कॉरेस्पॉन्डिंग आप 1 जनवरी तक देखिए 10,400 ये टोटल डेटर्स बनाए थे। अच्छा, आपको अच्छी तरीके से पता है 1 जनवरी वाला केवल इंस्टॉलमेंट फेल है, बाकी हमें पेमेंट मिलता गया। ये 11,000 इधर ड्यू हुआ और वो 11,000 मुझे इधर में रिसीव्ड हो गया। कर्सर पे केवल ध्यान दीजिए। फिर 2800 यहाँ ड्यू हुआ, 2800 मिल गया, यहाँ पर 10,400 ड्यू हुआ, ये मिल गया।
ये ड्यू हुआ, ये मिल गया, ऐसे करके देखिए सब है। केवल लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ बट मुझे नहीं मिला, तो ये 10,400 ड्यू हुआ है 1/1/2012 को, लेकिन 1/1/2012 को आपको कैश नहीं मिला, बदले में आपने गुड्स रिपॉजिट कर लिया और वो उसका वैल्यूएशन आपने किया 22,000 रुपये। तो आपने जितने से डेटर्स बनाया वो जो कलेक्शन हुआ वो हो गया, और बाई गुड्स रिपॉजिट कर लिया आपने 22,000 रुपये, और बैलेंसिंग फिगर आप एज इट इज छोड़ दीजिए कि आपका बैलेंसिंग फिगर कितना है यहाँ पर बाई बैलेंस डी करके। और इस सम्स में आप देख सकते हैं ये हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये जरूरी नहीं था, आप मतलब कि ये प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है और आपको प्रॉफिट पूछा था शो करने के लिए। तो बाई गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, प्रॉफिट ऑन हायर परचेज देखिए 8,600 और 11,600, ये कैसे आया 8,600? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो अपने जिस दाम पे बेचे हैं और जिस दाम पर अपने कैश प्राइस के बीच का डिफरेंस, वो ये अमाउंट आया, जिसे कि आप वर्किंग में करके भी वो निकाला होगा। ये 20,200 जो आया आप देख सकते हैं, इसका वर्किंग कर दिया 8,600 और 11,600, टोटल 20,200, और गुड्स रिपॉजिट से 1,500 आया, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21,700 चला गया। तो ये सम्स थोड़ा अलग था, सीखने के लिए आपको दिया गया था। मैं वैसे ही ये पेपर आपको सेट किया गया कि आप इसमें कुछ अपना क्रिएटिविटी शो करें। अब इसमें यदि आपने ये सब लेजर नेसेसरी लेजर बोला गया था, तो नेसेसरी लेजर में कोई डेटस चाहे तो स्किप कर सकता था। स्टॉक और डेटस नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टॉक डेटस सिस्टम है, इसलिए स्टॉक डेटस तो दिखाना ही था। और प्रॉफिट बोला था तो आपको ये हायर परचेज सभी चीज़ इसमें नेसेसरी था। ऐसा करने पे मेरे हिसाब से तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बट इंस्टीट्यूट ने आपसे 8 मार्क्स में पूछ लिया। तो डेफिनेटली टाइम शॉर्टेज होगा। जिस बच्चे ने इस पेपर में 25-30 मार्क्स भी लाया है, सो दे आर एक्सीलेंट, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और सिंस ये पहला ही क्वेश्चन यदि किसी ने पकड़ लिया होगा तो उसका टाइम वेस्टेज हुआ होगा काफ़ी, और पेपर अपने आप उसका छूट गया होगा। सो दैट्स वाई जो भी है, ये हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर से, ठीक है। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में है। A Limited purchased on 1st April 2015 8% convertible debentures in C Limited of face value of 2 lakhs at 108। तो फर्स्ट ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। इस क्वेश्चन में जो जनरली बच्चा लोग गलती किया है, सम्स जो लोग फीफो मेथड लिख दिया एज्यूम करके सॉल्व किया, तो उनका एक गलती है कि वो क्वेश्चन बिना पढ़े उन्होंने सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक गलत अप्रोच माना जाएगा। रूल्स ये कहता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िए और पढ़ने के बाद तब आपको सॉल्व करना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करना है। अब बच्चा कहीं देखा नहीं और फीफो फॉलो कर दिया, एग्जाम में पूरा कट जाएगा। आप एजम्पशंस तब लिख सकते हो या फीफो कर सकते थे तब जब क्वेश्चन साइलेंट रहता, बट क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट नहीं है। और यदि आप अपने मन से कुछ और लेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है और आपने कुछ और एजम्पशन ले लिया, तो एग्जामिनर वायलेंट हो जाएगा और वो मार्क्स भी आपको वैसा ही गंदा वाला देगा जो कि अपने को पसंद नहीं है, वो आए ZERO कर देगा, जो कि एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा। एनीवे, अपने यहाँ पर ये सम्स डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू हुआ है और
परचेज किया है वो भी 1 अप्रैल को परचेज किया है, यानी पहले से तो कोई बैलेंस एसेट्स अकाउंट में नहीं होगा ऐसा लग रहा। खरीदा गया है इसीलिए खरीदने का एंट्री होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो 8% जो कन्वर्टेबल आपका इन्वेस्टमेंट होगा डिवेंचर्स, 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में आप डेबिट करके एंड बैंक को क्रेडिट करोगे, और ये एंट्री 2 लाख कितने 2 लाख खरीदे हैं एट 108, तो 2,16,000 होगा। अब इसमें कम्युलेटेड इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट है या नहीं है ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कब पे होता है। तो पहले एंट्री करने से पहले यहाँ ध्यान देना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल 31 मार्च एंड 30 सितंबर। लीजिए आपका काम बहुत आसान हो गया। कैसे भैया, कैसे काम आसान हो गया? तो 31 मार्च को ये अपने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट देने का डेट है, और 1 अप्रैल को अपने खरीदे ही हैं, तो एक दिन ही तो बीता है ये, या नेक्स्ट डे ही खरीद लिए, तो उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट नहीं बनता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट है नहीं। अच्छा बात है, जो भी मैंने ये पेमेंट किया है दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सो 2 लाख का 8% प्रीमियम पे, यानी 2,16,000। डिवेंचर्स का हमेशा एक यूनिट का फेस वैल्यू 100 होता है, और एट 108 बोल देने का मतलब है कि 100 का डिवेंचर्स आपने 108 में खरीदा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अपने 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इन सी लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख एट 108 खरीद लिया। ऑन 1 जुलाई 2015 ए लिमिटेड परचेज अनदर, यानी इस बार तो देखो भाई आप बच नहीं पाए, इस बार एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, इस बार एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितने महीने का एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा? तो लास्ट इंटरेस्ट पेड हुआ था 31 मार्च को, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट होगा। 8% के रेट से 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख डिवेंचर्स है, तो 1 लाख के ऊपर आप निकाल लेंगे 2,000 रुपये आएगा। अभी आपने पेमेंट किया 1 लाख, परचेज किया एट 112, यानी 1,12,000 आपने टोटल दिया है, और दिस इज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि ये 1,12,000 जो आपने पेमेंट किया है, ये 1,12,000 के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये। तो इसका मतलब है टोटल 1,12,000 दिए, जिसमें अपने लोग 2,000 रुपये इंटरेस्ट के लिए दिए हैं, और 1,10,000 रुपये टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप 2 बैंक करके 1,10,000 कॉस्ट कॉलम में लिखोगे, एंड 2 इंटरेस्ट कॉलम में लिखोगे 2,000, और कॉस्ट कॉलम में 1,10,000, और फेस वैल्यू में या नॉमिनल वैल्यू में 1 लाख लिखोगे। अभी आपका बीच में 30 सितंबर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 अक्टूबर है, तो हमेशा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट डेट क्या है। तो 30 सितंबर इज द इंटरेस्ट डेट, उसके बाद 1 अक्टूबर आएगा, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। अभी इंटरेस्ट रिसीव करते समय आप 2 लाख जो यहाँ पर फेस वैल्यू है उसके ऊपर, और 1 लाख, ये टोटल 3 लाख के ऊपर 8% के रेट से आपको 6 मंथ्स का मिलेगा, दैट इज 12,000। तो 12,000 इंटरेस्ट मिलने का एंट्री हो जाएगा बाय बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आप इंटरेस्ट कर देंगे, एंड दिस इज विद द 12,000। इसके बाद आप देख लो, बहुत आसान है। 1 दिसंबर 2015 C Limited gives option for conversion of 8% debentures into equity shares of 10 each। बस यही लाइन था सर जी जहां आप लोग गलती कर गए। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट भी किया है, और बहुत कुछ लोगों ने गलती भी किया, और यहाँ ध्यान भी देना चाहिए। जब डिवेंचर्स कन्वर्ट हो ना जिस दिन, तो पहले कंपनी को अपने लोग बोलते हैं भाई साहब आज तक का तो इंटरेस्ट मेरा दे दो, हम क्यों इंतजार करेंगे रिकॉर्ड डेट का 31 मार्च और 30 सितंबर का, तो मेरा आज तक का इंटरेस्ट इसके ऊपर जो बनता है वो कंपनी से आपको मिल जाएगा। यानी कि आप इंटरेस्ट लोगे, लास्ट इंटरेस्ट आपको मिला है 30 सितंबर को, और अभी आपका ये 1 दिसंबर है, तो सितंबर के बाद है अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है। 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने कितने डिवेंचर्स कन्वर्ट, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड रिसीव्ड, अब ये देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कितने यूनिट के ऊपर ये अप्लाई हुआ।
तो ए लिमिटेड रिसीव 5000 इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। तो इस डेट पर इनके पास टोटल डिवेंचर्स है कितना? तो इनके पास टोटल 2 लाख शुरू में खरीदा, फिर बाद में 1 लाख खरीदा, बीच में 80,000 इन्होंने बेचा भी है। तो टोटल 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 80,000, 2,20,000 एंड 2,20,000 का 25% कन्वर्ट हो रहा है। तो 2,20,000 का 5% कन्वर्जन होके 55,000 डिवेंचर्स जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये जो 55,000 का डिवेंचर्स है उसके ऊपर 8% के रेट से 2 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाना चाहिए। वो मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा कितना आ रहा है, तो वो अगले अपने देख लेंगे, बट ये कंफर्म है कि आपको उस 55,000 के ऊपर 8% के रेट से 2 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है? इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर्स हेल्ड ऑन दैट डेट, the market price of debentures and the equity shares in C Limited at the end of year 2015 is 110 and 15 respectively। यहाँ पर ये भी बोल दिया कि मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स क्या है, तो वो रहा मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड एट द एंड ऑफ ईयर 2015। तो ये जो डिवेंचर्स का मार्केट वैल्यू दे रहा है ताकि आप ईयर एंड में जाकर डिवेंचर्स का जब वैल्यूएशन करेंगे तो दैट इज टू बी डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। वो जो अपने वैल्यूएशन प्रिंसिपल लगाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और जो डिफरेंस होगा, यदि मान लो मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस तो लॉस होगा, उस लॉस को पीएल में अपने एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस अलाउड है तो पीएल में ले जाएंगे यदि हुआ तो। और एंड द इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का भी वैल्यू बता रहा है, तो जब इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करोगे सो टोटल 5,000 इक्विटी शेयर्स मिला और एक का कीमत 15 रुपए यानी कि 75,000 का इक्विटी शेयर्स मिल गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल ईच ईयर ऑन दिस। तो ये सारा चीज हो गया अपना जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अब आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो बहुत आसान है, शुरू में था ये 2 लाख, आप मैच कर सकते हो। ये 2 लाख दिख रहा है, फिर ये 1,02,000 एंड 1,10,000 फिर से जो खरीदा था 1 जुलाई को, 30 सितंबर को देखो डिविडेंड 12,000 मिला। इस टोटल 3 लाख के ऊपर डिविडेंड मिल गया 12,000। समझ रहे हो आप? उसके बाद 1 अक्टूबर को बेचा भी 80,000 का, तो 80,000 फेस वैल्यू बिक गया। बेचा कैसे है वो बोला हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि कितने में बेचा है। तो बेचा है एट द रेट ऑफ 105, तो 80 के ऊपर 5%, 80,000 100 का 105 में बेचा तो 5% प्रीमियम हो गया, तो 80 का 5% प्रीमियम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 84,000 में सेल प्रोसीड्स किया। अभी प्रॉफिट और लॉस कितना इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एवरेज कॉस्ट करना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये 2,16,000 प्लस 1,10,000 टोटल 3,16,000 कॉस्ट है। व्हेन द नॉमिनल वैल्यू इज 3 लाख, तो दैट्स व्हाई व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 80,000, इसका एक वर्किंग दिखाया गया। और अपने उस केस में देखिए कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया? लॉस हो गया, अपने कमती में बेच दिए, हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और अपने सेल किए हैं कमती में, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2,933, इसलिए वो लॉस दिखाया गया। फिर 1/12/2015 पर मैंने बताया जो कन्वर्ट हो रहा है उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 2 महीने का। तो 55,000 के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 733 आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड दिया हुआ है और वो 55,000 का आपका कन्वर्ट हो गया। और ये जो फिगर आया ये भी एवरेज कॉस्ट से आया। एवरेज कॉस्ट कैसे आया? यही टोटल जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटल 2,16,000 ये, और ये 1,10,000,
ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 55,000 यू विल गेट ये 59767। तो कन्वर्जन पे आपका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं निकला, बिकॉज जितना मेरा कॉस्ट है अपने को पता है कि उसका जो शेयर हम लोग पा रहे हैं एक्सचेंज में, तो इन्वेस्टमेंट अपने एक्सचेंज कर रहे हैं अगेंस्ट द अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जब एक्सचेंज में किसी का फेयर वैल्यू नहीं पता, जैसे नंबर 1 जो हम डिवेंचर्स उस दिन शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं उसका भी फेयर वैल्यू नहीं मालूम, और जो हमें इक्विटी मिल रहा है उसका भी फेयर वैल्यू नहीं मालूम। दैट्स वाई यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमें उसका बुक वैल्यू पता है तो अपने कॉस्ट पे ही कन्वर्जन करेंगे, यही मानेंगे इतना ही शेयर का कीमत था। इसीलिए यहाँ पर उस समय उसके ऊपर कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं आया। फाइनली अपने 31 दिसंबर को एक्रूड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। उस दिन तक एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 महीने का, एक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर 165, कॉस्ट में भी बैलेंसिंग फिगर, और इसे कंपेयर कर लेंगे कि यदि मार्केट प्राइस लोअर होता तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आता, यहाँ पे कॉस्ट ही ऊपर है इसलिए कॉस्ट आया है। ये मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि 31 दिसंबर को कोई वैल्यूएशन लॉस नहीं है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉलम है उसे आप देख सकते हैं, 31 दिसंबर को इसने इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप इस सम्स में देखिए, इतना करने के बाद अपने देख सकते हैं कि अब इक्विटी शेयर्स वाला भी लेजर कुछ बच्चों ने खोला, कुछ बच्चों ने नहीं खोला, करना उसमें कुछ भी नहीं था। 1 दिसंबर को करना था और 31 दिसंबर को भी उसका कॉस्ट मार्केट प्राइस से लोअर है। आप देख लीजिए मार्केट प्राइस 75 आ रहा था और कॉस्ट है उसका 59767, इसलिए कॉस्ट पे दिखाया गया 59767 पे। अल्टीमेटली आप देख लीजिए, और बाकी जो बातें मैंने बोली है उसको वर्किंग्स में करके दिखाया गया है, आप चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास ये वीडियो है तो आप पॉज करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने हर एक छोटे छोटे वर्किंग के लिए भी मार्क एलोकेट किया और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने मार्क्स दिया है आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 प्लेन वैनिला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसका करेक्ट सॉल्यूशन किया, बट एज ए जो फॉर्मेलिटीज़ है मैं फिर भी उसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये सम जो है वो इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है, ओके। तो जिसमें आपको सॉरी, ये सम जो है वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है और बहुत प्लेन वैनिला सम है। ये प्योरली 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है और इसमें अपने बोल सकते हैं कि इस सम्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर भी मैं पढ़ते हुए समझा दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। रोशनी एंड रेशमा वर्किंग इन अ पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप चल रहा था रजिस्टर्ड, इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग कंपनी हैप्पी लिमिटेड के नाम से फॉर्म करेंगे ऑन May 31, 2016 टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। The summarized profit and loss account as given by Happy Limited for the year ending 31st March 2017 as under, और यहाँ पर आपको अब बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इसके अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट वाज गिवन, तो अच्छा ही बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। एंड साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट देने के बाद इसके अंदर में जो एक्सपेंसेस अपने उसकी एक बार बात कर लें, तो जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, रेंट। सैलरी आपको पता ही है, इसका कनेक्शन ये फिक्स्ड है इसलिए टाइम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पोस्ट। सेल्स कमीशन ये आपका सेल्स टर्नओवर रेशियो यानी कि आपका जो वॉल्यूम रेशियो है उसमें बटेगा। बैड डेट्स सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। रेंट यदि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं हो तब टाइम रेशियो, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है
इसलिए अपने इसे उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। और नेक्स्ट ऑडिट फीस है। क्वेश्चन में अब ऑडिट फीस हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट हो और हो सकता है कि आपका टैक्स ऑडिट हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट होने से अपने पोस्ट ही मानते हैं क्योंकि कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ता है। एंड टैक्स ऑडिट जो है उसका टर्नओवर से कनेक्शन होता है, तो यदि टैक्स ऑडिट होगा तो उसे आप डिवाइड करेंगे दोनों में। अब क्वेश्चन जब साइलेंट जब भी रहे आप हमेशा ऑडिट फीस को स्टैट्यूटरी ऑडिट मानेंगे, बट फॉर दैट आप क्लियर कट एजम्पशंस लिखेंगे कि इट इज अज्यूम दैट द ऑडिट फीस हैड बीन इनकर्ड फॉर द पोस्ट पीरियड। ये बात आप स्पेसिफाई मतलब कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है और ये बात आप क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे। ये नेट प्रॉफिट अपने लिए काम का नहीं, हम लोग तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा प्री एंड पोस्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने करेंगे। आगे है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना था आपको, ये इसका भी ध्यान रखना था कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला एक एजम्पशन है जो आपको लिख दिया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब किसी महीने में ना ज़्यादा ना कम, प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट वे में अपने अर्न कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1250 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वेरी गुड, बहुत इजी है। आप एक वर्किंग का हेडिंग डालेंगे डेप्रिसिएशन और उसमें 3 कॉलम बना देंगे, पर्टिकुलर्स, प्री एंड पोस्ट। अब एक्सक्लूसिव जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 1250, तो आप पोस्ट कॉलम में लिख देंगे 1250 एंड बैलेंस जो डेप्रिसिएशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर 19,250 टोटल डेप्रिसिएशन है। 19,250 में 1250 का स्टोरी क्लियर हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना 1250, यदि उसमें से निकल गया तो रिमेनिंग इज 18,000। तो 18,000 को आपको क्या करना है टाइम रेशियो में डिवाइड कर देना प्री एंड पोस्ट के बीच में। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग अमाउंटिंग टू 14,000 फॉर सेल मेड इन 13-14। प्रीसीडिंग ईयर में अपना बैड डेट्स हुआ था वो रिकवर्ड हो गया। ये ऑब्वियस है कि प्री कॉलम का इनकम होगा, बट गलती से इसने क्या किया, हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट्स मेंशन अबव। जो ऊपर में बैड डेट्स 49,000 दिख रहा है ना, वो बैड डेट्स रिकवरी लेस करने के बाद है। आप सोचो बैड डेट्स रिकवर्ड अल्टीमेटली इज योर बैड डेट्स रिकवर्ड इज योर इनकम। अब इनकम कम करने के बजाय, इनकम बढ़ाने के बजाय लॉस को कम कर दिया, तो दैट इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट डन इन द बॉक्स। सो फॉर दैट अपने क्या करेंगे, इस बैड डेट्स को 125 जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है वो बैड डेट्स रिकवर्ड को ऐड बैक कर देंगे। यानी आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 14,000 ऐड बैक हो जाएगा बैड डेट्स के साथ। इसका मतलब है एक्चुअल बैड डेट्स ये 49 नहीं है और भी ज़्यादा है, 49 प्लस 14,000 दिस इज इक्वल टू 63,000, और ये 63,000 आपको सेल्स रेशियो में बांटना है। तो आप बैड डेट्स का जो 49,000 का फिगर है उसको कट कर देंगे और कट करने के बाद उसके जगह पर आप लिखेंगे 63,000, और ये जो 14,000 रिकवर्ड है ये प्री कॉलम में इनकम बोलकर ऐड हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऐड बैड डेट्स रिकवरी प्री कॉलम में लेंगे। अगला इंफॉर्मेशन जो दे रहा है आपको वो दे रहा है सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। देख लीजिए टोटल सेल्स वर 18 lakhs, ठीक है, मतलब 12 मंथ्स में 18 lakhs है, ऑफ विच 6 lakhs वर फॉर द अप्रैल टू सितंबर। हमारा जो प्री पीरियड है वो अप्रैल एंड मई ही है, क्योंकि जून से आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तो जून से आपका पोस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना प्री पीरियड अप्रैल और मई है, ठीक है। आप फर्स्ट जब लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाई देगा रजिस्टर्ड ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ हैप्पी लिमिटेड ऑन May 31। तो कंपनी एग्जिस्टेंस में 31 मई को आ गई, यानी कि अप्रैल और मई 2 महीना प्री है। और अब यदि फर्स्ट 6 मंथ्स का 6 लाख है तो उसी में से 2 महीने का कितना होगा 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स है या 4 मंथ्स है एक बार देख लीजिए फिर से। यहाँ पर दिया हुआ है अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ्स है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में 6 लाख, यानी उसमें से 2 lakhs फॉर 2 मंथ्स,
6 मंथ्स के लिए 6 लाख, तो 2 मंथ्स के लिए 2 लाख। सो 2 लाख हमारा प्री पीरियड में आया, तो 18 लाख हमारा टोटल है और प्री पीरियड का सेल्स उसमें से 2 लाख है, तो इसका मतलब है पोस्ट पीरियड का सेल्स हमारा निकल आया 16 लाख। तो 2:16 और 1:8 इज द सेल्स रेशियो, 1:8 इज द सेल्स रेशियो। इसके लिए भी हाफ मार्क्स अलग से दिया गया है। एंड हैप्पी लिमिटेड हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 फॉर विच रेंट वाज 2400 पर मंथ। तो आप देख लीजिए रेंट के लिए वर्किंग होगा, 3 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, प्री एंड पोस्ट। एंड आप पोस्ट में एक्सक्लूसिव रेंट बोलकर लिख देंगे 2400 एंड अक्टूबर से लेकर आपका मार्च तक में हो जाएगा कितना, 6 महीना। तो 2400 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 14,400। तो 14,400 पोस्ट में डाल देंगे वर्किंग करके और बैलेंस रेंट निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेंट 38,400 है, इसी का एलोकेशन वर्किंग में करके दिखाएंगे और 14,400 इसमें से चला गया तो बचा हुआ 24,000 इज द बैलेंस रेंट। अब ये 24,000 शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड द पोस्ट, एंड प्री एंड पोस्ट में आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे, प्री कॉलम में आ जाएगा, प्री कॉलम में आप इसे शो करेंगे कितना, तो 2 महीना, प्री कॉलम में आपका आ जाएगा, टाइम रेशियो में से बांटेंगे और आपका टाइम रेशियो है 2:, उधर में आपका 2 महीना प्री पीरियड है और 10 महीना पोस्ट पीरियड है, तो 2:10 यानी कि 1:5 इसमें आप डिवाइड कर देंगे बैलेंस को। और इस में कुछ भी नहीं है, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप सॉल्यूशन देखिए, ये है सॉल्यूशन। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 1:5 के रेशियो में बांट दिया, बैड डेट्स रिकवरी ऐड किया, सैलरी ऑडिट फीस पोस्ट में लिया, सैलरी टाइम रेशियो में बांटा, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में बटा, सेल्स कमीशन आपका सेल्स रेशियो में बटा, बैड डेट्स रिकवर्ड 63,000 बटा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पोस्ट कॉलम एंड रेंट के लिए वर्किंग हुआ था। सो दिस इज द अल्टीमेटली आंसर आ गया 24,000। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और अपने आंसर से कंपेयर कीजिए। पॉज कर दीजिए, ये वीडियो है आपके पास तो आप रोक सकते हैं मुझे, और रोक कर आप अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कीजिए। समझाने का काम मैंने कर लिया, जब क्वेश्चन रीड कर रहा था तभी मैं क्या करना चाहिए मैं वो बताया हूँ, ताकि आप ये गलती ना करें। एग्ज़ाम में बेसिकली बच्चा लोग कुछ कुछ गलती करता है। यहाँ पर एक कॉलम और बेसिस का कॉलम बच्चा लोग ऐड किया था, वो गुड पार्ट है, आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर नहीं दिखाया है बेसिस का कॉलम, वो आप ज़रूर शो करेंगे। और बेसिस में आप रेशियो लिखेंगे, लाइक यदि वहाँ पर सेल्स रेशियो है तो यू शुड मेंशन द सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो जैसे है तो टाइम रेशियो मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पर रेशियो लिखना है, लाइक 1:5, ठीक है ना। इस तरीके से वहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपने SR लिख दिया सेल्स रेशियो या TR लिख दिया टाइम रेशियो, नहीं, बेसिस में आप ये रेशियो लिख देंगे। और यदि किसी का वर्किंग किया है तो पर्टिकुलर्स में आप मेंशन करेंगे कि ये वर्किंग नोट नंबर को रेफर किया जाए और उस वर्किंग नोट में जाकर आप मिला सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। मोस्टली बच्चों ने ये करेक्ट किया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। ये भी बच्चा लोग बहुत अच्छा किया। अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो बेसिकली आपका क्या है, तो इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है। बहुत प्लेन वैनिला सम्स था, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। स्टीरियोटाइप इसको अपने कहते हैं। एग्जाम में आ जाए तो लॉटरी है, आता भी है। 60% पेपर इस तरीके का पैटर्न पे बना हुआ रहता है, जो आपका सम्स किया हुआ वही आएगा। एंड 40% पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, जिसको आपको थोड़ा पढ़कर एंड जो आपके अंदर में एक इंट्यूशन डेवलप होता है सब्जेक्ट का, जो बोलते हैं ना कि जो सब्जेक्ट आपने डेवलप किया हुआ होता है उसको वहाँ पर निकालने की ज़रूरत होती है। नेचुरल रिएक्शंस वहाँ पर आपके आने चाहिए। पढ़ रहे हैं सम्स में भी, पढ़ते हुए मैं समझा दूंगा, फिर सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा।
A fire occurred in the premises of Mrs. Rexby है and Rexby and Company on 30th June 2017. From the salvage accounting records, the following particulars were ascertained. जो बचा लिया गया उसमें है ये stock at cost on 1/4/16, stock at cost on ये ओपनिंग स्टॉक है, प्रेसिडिंग ईयर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्वियस है लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उसमें 1,20,000 दिखा दो ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 दिखाओ और 1,30,000 डिटेल्स कॉलम में दिखाना क्योंकि उसके साथ में एडजस्टमेंट है। परचेज लेस रिटर्न्स ड्यूरिंग 16-17, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेजेस 5,25,000 और लास्ट ईयर का ट्रेडिंग में बाई सेल्स 6 लाख। मैं यहाँ पर हूँ अभी, आप यदि मुझे देख पा रहे हैं तो ये है। उसके बाद है परचेजेस फ्रॉम 1/4/17 टू 30 जून 17, तो परचेजेस आपका ये मेमोरेंडम पीरियड के लिए बता रहा है कि आपने कितना परचेजेस किया हुआ 97,000 का। इसमें और भी एक बात बोल रहा है कि परचेजेस अप टू 30 जून 17 डिडंट इंक्लूड्स 35,000 फॉर विच परचेजेस इनवॉइस had not been received from suppliers though goods have been received in godown। देखो भैया गुड्स तो मिल गया ना, गोडाउन में गाड़ी तो पहुंच गया ना, तो यदि गाड़ी गोडाउन के अंदर जा चुका है तो उस गुड्स का रिस्क अब आपके पास आ चुका है। इनवॉइस मिला हो या ना मिला हो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंसेस। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस 97,000 में आपको क्या करने की जरूरत है, तो बोलते हैं इसके साथ में ये 35,000 ऐड करने की जरूरत है, यानी 97,000 प्लस 35,000 आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करके दिखाओगे। एंड आपका सेल्स का फिगर भी दिया हुआ है, सेल्स फ्रॉम 1/4/17 टू 30 जून 17 1,66,000 है। इसे आप नॉर्मल कॉलम में डालोगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल एब नॉर्मल दोनों बनेगा इस सम्स में क्योंकि मैंने वैसे ही रखा था। इसके अंदर में एडजस्टमेंट है तो ये 166 आप डिटेल्स कॉलम में रखो। अभी मुझे ये टोटल सेल्स है, अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कितना अब नॉर्मल सेल्स भी है। आगे बोल रहा है सम्स देख सकते हैं, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट on 31st March 2017 5,000 had been written off on certain stocks was a poor selling line having the cost 8,000। इसका मतलब क्या निकलता है कि 8,000 का गुड्स है, 5,000 राइट ऑफ कर दिया गया। हम लोग एलिमिनेशन अप्रोच जानते हैं, एज पर द एलिमिनेशन अप्रोच परचेज से आपको 8,000 माइनस करना है और 5,000 रुपए 3,000 रुपए स्टॉक में इंक्लूडेड है तो 3,000 रुपए स्टॉक से आपको माइनस करने हैं क्योंकि 8,000 का स्टॉक था गुड्स जो कि डैमेज हो गया एंड 5,000 उस पर राइट ऑफ कर दिया गया, तो उसका मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया 3। एंड हमें ट्रेडिंग अकाउंट जो पिछले साल का बनाना होता है वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है, इसीलिए अब नॉर्मल्स को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। कुछ बच्चों ने न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच फॉलो किया। अब मैं दोनों बोल देता हूँ एक बार एक एक करके। सॉल्यूशन जो मैं दिखाऊंगा ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है, इसलिए उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच फॉलो किया है। मैं एलिमिनेशन अप्रोच को प्रेफर करता हूँ और बच्चों को भी ये रिक्वेस्ट किया था कि एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करेंगे। एलिमिनेशन अप्रोच में आप परचेजेस से 8,000 माइनस करेंगे और स्टॉक से 3,000 माइनस करेंगे, ये अंडर एलिमिनेशन अप्रोच हुआ। बट अंडर न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच आपको क्या करना है, 5,000 रुपए ट्रेडिंग के प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दिखाना है सो दैट इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाए। एलिमिनेशन अप्रोच प्रेफर कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच का तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा ही, फिर भी मैंने बोल दिया है कि आपके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 5,000 स्टॉक कम किया हुआ है आप उसे बढ़ा दीजिए, न्यूट्रल हो गया। बस अंडर न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच यही करना पड़ता है। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप लिखेंगे तो आपका जो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना, 1,30,000 है, 1,30,000 ये जो दिख रहा है आपको दैट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब ये 130 के अंदर में आपका वो पुअर सेलिंग लाइन गुड्स भी इंक्लूडेड है, तो 130 माइनस वो 3,000 तो बचा 127। तो जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आप 127 नॉर्मल कॉलम में लिखेंगे
एंड 3000 आप एबनॉर्मल कॉलम में लिखेंगे। ऐसा आप लोग क्लास में याद होगा। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, 1,27,000 लिखेगा नॉर्मल में और एबनॉर्मल कॉलम में 8,000 लिखेगा, जो कि गलत है। आप 3,000 ही लिखना, कोई इशू नहीं है। यदि इंस्टीट्यूट का आंसर मैच करना है तो आप 8,000 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, मैंने कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया, फुल मार्क्स दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा ही करता है। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन दिस एट ए लॉस ऑफ 1,000 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7,000। तो देखो, आपने 7,000 जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है, 1,000 रुपया उस पर लॉस करके बेच रहे हो, इसका मतलब है 6,000 इज अ सेल प्रोसीड्स। ये 6,000 रुपया इस टोटल सेल्स में इंक्लूडेड होगा, जो इस साल हमारा हुआ है 1,66,000। तो इसका मतलब मैंने इसे 166, जब आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो करंट पीरियड के लिए, तो वहां पर नॉर्मल कॉलम में यू शुड राइट 160 एंड 6,000 यू शुड राइट इन द एबनॉर्मल कॉलम। 160 you should write in the normal column and 6,000 you should write in the abnormal column। इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ये आपने सेल्स को भी लिख लिया। आगे बोल रहा है पोर्शन ऑफ दीज, ये हम लोग कर चुके हैं। अब वर्किंग नोट में इसका यूज आएगा, लिखा हुआ है। इस लाइन का क्या मतलब है, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। अब भाई साहब, आपने 7,000 का गुड्स तो आपने बेच ही लिया ना, ओरिजिनल कॉस्ट जिसका 7,000 था। ये इस लाइन में यहाँ पर ये बात बोला हुआ है, तो उसका बचा हुआ कितना है, बोला 1,000। 8,000 का टोटल था, 7,000 का आपने सेल कर लिए, तो बचा हुआ 1,000 है। तो 1,000 उसका रिमेनिंग वैल्यू है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि उसका वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट ही रहेगा, यानी स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स एज ऑन द डेट ऑफ फायर, उसका वैल्यू आप लिखेंगे 1,000 रुपीज। कैसे आया वो भी आप दिखा सकते हैं, ब्रैकेट में 8,000 माइनस 7,000, द बैलेंस इज 1,000। सब्जेक्ट टू दैट एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट एट रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। तो अब आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करेंगे और वहां से ग्रॉस प्रॉफिट रेट आएगा, जो कि आई थिंक जो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं, दैट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लास्ट ईयर का डेटा को यूज करके आप निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक वॉज 10,000, ये तो बाद में काम आएगा। कब, जब अल्टीमेटली आप स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल लोगे, फ्रॉम दैट ये आप 10,000 माइनस कर दोगे, और अल्टीमेटली ये जो 90 मतलब क्या हो गया, जितना भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा वो उसमें से आप 10,000 माइनस करेंगे तो कंप्यूटेड क्लेम आएगा। फिर आपको चेक करना है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है भी या नहीं। ये सब्जेक्ट टू कितने का आपने पॉलिसी लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, आप देख लीजिए। इन्होंने यहाँ पर 5,000 रुपए दिखाए हैं, न्यूट्रलाइज किया है, ये नॉट द हाईलाइटेड पोर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है वो देख लीजिए। सो 1,30,000 में 5,000 और ऐड करके दिखाया। आप ऐसा भी कर सकते हैं 130 माइनस 3, यहाँ से 3 घटा के 127 हियर, और इधर परचेजेस में से 525 माइनस 8, तो 5,17,000 भी दिखा सकते हैं। ये दोनों अप्रोच है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिफर नहीं करेगा, रेट ऑफ जीपी भी डिफर नहीं करेगा, 15% ही आएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने पूरा पॉइंट डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पर अपने लोग बात कर रहे थे कि इस जगह पर अपने 3,000 लें, जबकि इंस्टीट्यूट जो है उसे 8,000 लिखता है, जो कि गलत है। सिंस मेमोरेंडम ट्रेडिंग है, कुछ भी गलत सही का अपने क्या बोले, क्योंकि दिस इज प्रिपेयर्ड एज ए वर्किंग्स, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए यहाँ पे कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लायंस ना भी हो तो चलता है। दैट्स वाई यहाँ पर 8,000 लिखा गया। इस प्रॉफिट, इसमें जो एबनॉर्मल कॉलम में प्रॉफिट आया उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अपना ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में या इस सम्स में है स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना। आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल कॉलम में आया, लेकिन एबनॉर्मल कॉलम में यू कैन सी 1,000
एज ए वर्किंग नोट आया। ये टोटल कॉलम इन्होंने दिया है, आप नहीं भी बनाए हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। नॉट रिक्वायर्ड, टोटल कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आप टोटल कॉलम इग्नोर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर आपके पास है 1,24,000 का स्टॉक है, और ये 124 उसमें से आपने 10,000 सैल्वेज कर लिया। भाई साहब आप पॉलिसी कितने का लिए हो, तो बोलते हैं हमने पॉलिसी जो लिया हुआ है वो 1 लाख का लिया, और आप पॉलिसी 1 लाख का लेकर गुड्स रखते हो 124 का, ये कैसा न्याय है। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है मैं आपके पूरे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि आपने अंडर इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कंपनी गलत है भी नहीं, आपने गलती किया है, ये आपकी गलती है, इसका पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ पर एवरेज क्लॉज लागू होगा। दैट्स वाई एवरेज क्लॉज लागू करके आपने यहाँ पर क्लेम कंप्यूट किया एंड द क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू 91,935 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया आपका 91,935। बहुत सारे बच्चों ने इसे करेक्ट किया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ जो सम्स मेरा कराया हुआ है वो सब सम्स पे कमांडिंग है, बहुत अच्छा मार्क्स भी उस पोर्शन में बच्चे लेकर आए हैं। अगला सम्स मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ब्रांच से पूछा था। अब यदि अपने सम्स देखें कि क्या है तो फटाफट से करते हैं। आयन लिमिटेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 1/3% फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये वो वाला सम्स है जिसमें आपका बहुत कमांड है। ये आपका स्टॉक डेटा सिस्टम है। स्टॉक डेटा सिस्टम में आप क्या करते हैं, ब्रांच स्टॉक बनाते हैं एट इनवॉइस प्राइस, डेटस बनाते हैं, जितना भी लोडिंग है वो कैंसिल होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं एंड दैट इज ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल। अब यहाँ पर आपका ब्रांच स्टॉक जो बनता है वो इनवॉइस प्राइस बनाता है। अच्छा बात है, इनवॉइस प्राइस पे शुरू का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,60,000 इज द बैलेंस, तो आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रांच स्टॉक में 3,60,000 रुपए एंड स्टॉक एट क्लोज लास्ट में 2,88,000 का आपके पास स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक है, ये ध्यान रखेंगे, ये वहां पर एट ब्रांच है। तो ये आप बाई बैलेंस शीट करके स्टॉक एट गो डाउन 2,88,000 लिखेंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस एट 48,000 टू ब्रांच ऑन दिस बट नॉट रिसीव्ड। भाई 24 लाख का गुड्स गया, आप 24 लाख रुपए ही दिखा दोगे, ठीक है, रिसीव्ड नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप 24 लाख पे वहां पे शो कर देंगे इनवॉइस वैल्यू पर। अब ऐसा करने के बाद नेक्स्ट क्या बचा अपना, तो बोलते हैं ये करने के बाद अगला लाइन है रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस, 1,20,000 का रिटर्न आ गया, आप 120 का रिटर्न दिखा दोगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच या बाय गुड्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, तो बाय ब्रांच डेटर्स करके 120 दिखाओगे। नेक्स्ट है आपका इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड। अब यहाँ पर गुड्स पिल्फरेज का बात आ गया कि 24,000 का गुड्स जो है वो पिल्फर्ड हुआ है। अब इसे आप एबनॉर्मल लॉस मानोगे क्योंकि पिल्फरेज को अपने नॉर्मल नहीं मान रहे, नॉर्मल भी मान सकते हैं, यदि नॉर्मल मानेंगे तो पूरा का पूरा 24,000 रुपए ब्रांच स्टॉक से निकलकर ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। साथ ही साथ नीचे 36,000 रुपए नॉर्मल लॉस एट ब्रांच ड्यू टू वेस्टेज एंड डेटोरिएशन ऑफ स्टॉक है, ये 36,000 रुपए भी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ध्यान रखिएगा नॉर्मल लॉस आखिर ब्रांच स्टॉक से कैंसिल तो होगा, तो ये पूरा का पूरा 36,000 तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जाना ही है। ये 24,000 के लिए दो थॉट है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो मैं बोल दूं, 24,000 उन्होंने एबनॉर्मल नेचर माना, यानी इसका लोड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में लिया और इसका जो नेट कॉस्ट है उसे ब्रांच पीएल में लिया। तो ये ध्यान रखेंगे पिल्फर्ड को एबनॉर्मल नेचर मान के कर रहे हैं और जो नॉर्मल लॉस है वो पूरा का पूरा बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 36,000 चला जाएगा, बाय गुड्स पिल्फर्ड 24,000 जाएगा, बारी आएगी क्लोज करने की
तो 24 आपका दो पार्ट में क्लोज होगा। इसके ऊपर जो लोडिंग है दैट विल बी क्लोज अगेंस्ट द स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो इसका कॉस्ट पार्ट है नेट लेस इंश्योरेंस क्लेम शुड बी क्लोज अगेंस्ट द विच अकाउंट, अगेंस्ट द ब्रांच पीएल अकाउंट। 36,000 आप इसे पूरा का पूरा उठाकर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में डाल देंगे। कैश सेल्स एट ब्रांच जो दिया हुआ 21,60,000, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 21,60,000 बाई बैंक करके या बाई कैश करके आप कैश सेल्स लिख देंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। आपका ब्रांच स्टॉक टैली नहीं करेगा तो बीच का डिफरेंस सरप्लस हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, एंड सरप्लस एंड शॉर्टेज को स्ट्रेट वे आप बिना कुछ सोचे लेकर चले जाएंगे। कहाँ पर? तो उसे आप लेकर चले जाएंगे सीधा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट अब अपने बात करें तो इसके नीचे दिया हुआ है बुक्स कब क्लोज होता है, तो ये डिस्कशन हो गया। आप जितना भी अब लोडिंग जो होता है गुड्स ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व करके आप ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखेंगे, गुड्स सेंड का लोडिंग कैंसिल करेंगे वो भी आप ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में लिखेंगे, और इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी लोडिंग आप कैंसिल करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो 48,000 है ये हमारा अभी भी ट्रांजिट में है, तो जो आप बाई बैलेंस सीडी करके ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं वहां पर बाई बैलेंस सीडी स्टॉक इन ट्रांजिट यू विल राइट 48,000 और इसका भी लोडिंग कैंसिल होगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए बहुत सिंपल है, सभी का करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट, तो इतना डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैं तो कम्प्लीटली फिर भी सुना हुआ रहेगा तो आपका एक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच स्टॉक में 36,000 का सरप्लस आया। अब आगे इस सरप्लस और देख लीजिए यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी इन स्टॉक इन ट्रांजिट इन हैंड दोनों दिखाया गया है, और इन्होंने ये 36,000 जो नॉर्मल लॉस है देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाला, और जो आपका एबनॉर्मल लॉस है यानी कि गुड्स पेलफर्ड उसे दो पार्ट में डाला। आप एक में यहाँ एक ही लिख सकते हैं 24,000 और बाद में दो जगह पे डालें, या इन्होंने यहीं से सेपरेट कर दिया 6,000 एडजस्टमेंट अकाउंट में और 18,000 रुपए पीएल में। सो सेम आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेना चाहते हैं। आप पूरा का पूरा 24,000 लिखकर बाद में स्प्लिट कर दीजिए, या यहीं से आप उसे स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है, वो आपका चॉइस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया गया है, इसका जो डिफरेंस आया 5,70,000 वो ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने उन बच्चे को भी मार्क्स दिया जिनका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट टैली किया, ग्रॉस प्रॉफिट डिफर हो गया बिकॉज ऑफ द गुड्स पेलफर्ड को उन्होंने पूरा का पूरा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में डाला है, तो भी मैंने उन्हें मार्क्स दिया है। उनका ग्रॉस प्रॉफिट डिफर कर जाएगा, ओवरऑल आंसर विल रिमेन सेम। ये है ब्रांच पीएल में उनका अल्टीमेटली ये नेट प्रॉफिट है, और यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत इजी है, फटाफट से ये सबका राइट हुआ था इसलिए मैं बहुत स्पीड में करूंगा। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मीरा लिमिटेड एज ऑन 31 December 2017. शेयर कैपिटल 60,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप and 6 lakhs rupees, 1,500 10% redeemable preference shares of 100 is fully paid up 1,50,000। रिजर्व इन सरप्लस कैपिटल रिजर्व है 75,000, इसको यूज जनरली बाद में देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि इसमें कितना रियलाइज और अनरियलाइज है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जानते ही हैं कि सेक्शन 52 में सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बोला हुआ है, और यदि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और हम लोग ये जम्पशन लेके ही करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका यूज करेंगे हम लोग रिडेम्पशन के लिए एंड प्रीमियम को भी एडजस्ट करने के लिए। ऑन 1 January 2018 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व का यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अपने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर दीजिए रिडेम्पशन के लिए। एंट्री हो जाएगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड दैट इज 1,50,000, एंड रिडेम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पे होगा, सो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिटेड दैट इज 10% of 1,50,000 is 15,000 to preference shareholders 1,65,000। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एंड ये एंट्री करेंगे 1,65,000 से। थर्ड एंट्री होगा प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए, आप पीएल या जनरल रिजर्व कोई भी यूज कर सकते हैं पहले। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 15,000, एंड आपको सीआरआर क्रिएट करना है 1,50,000 का। तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए, आपको पता ही है एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, बैलेंस अमाउंट यूज कर लीजिए, जनरल रिजर्व बचा हुआ जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,50,000 को पूरा करने के लिए आप वहां से ले लीजिए, एंड टू सीआरआर बिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। ये एंट्री था, बहुत ईजी सा, 5 मार्क्स। नरेशन भी लिखना है, जिन्होंने पूरा किया है उसे 5 मार्क्स मिला है, ऑलमोस्ट सबको इसमें 5 में 5 पाया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समझ लीजिए कि खादी एंड सिल्क वाला जो सम्स था उसका आधा पोर्शन आपसे पूछा, 8 मार्क्स के लिए ये था, लॉटरी था आपका। पहला वाला पैराग्राफ 7 में जो आप पढ़ेंगे तो वो ज्ञान दे रहा है कि हम लोग जो भी स्टॉक है उसको मार्कअप ऐड करके तब स्टॉक को दिखाते हैं, और यदि कोई मार्क डाउन करते हैं तो वो कैंसिल करते हैं, और रिस्पेक्टिवली दैट इज टू बी कैंसिल्ड इन द मार्कअप अकाउंट, एंड स्टॉक शुड बी प्रिपेयर्ड एट द इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको लोडिंग बता दिया कि कितना आपने लोडिंग लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द मार्कअप फॉर, और मार्कअप का मतलब होता है लोड ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट एक्स फॉर द लास्ट 3 years हैज बीन 20%। देखिएगा खादी एंड सिल्क बोल के मेरे स्टडी मैट में सम है, वहाँ पर थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये सम्स तो कंपेरेटिवली एकदम पानी है, इजी है, सिंपल है। जल है ये, और जल ही जीवन है, तो ये सम्स जीवन के तौर पे आपके एग्जाम में मिला है। यदि आप इसे यूटिलाइज करेंगे तो इससे आप टाइम सेव कर पाएंगे, और ये टाइम आप यूटिलाइज कर पाएंगे कहीं और जहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। फिगर्स रेलिवेंट टू डिपार्टमेंट एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये दिया हुआ है स्टॉक एज ऑन। तो ये एट कॉस्ट है 1,50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, प्लस उस पर मार्कअप ऐड कर दीजिए 20%, दैट इज 30, 1,80,000 हो जाएगा। परचेज 430, मार्कअप 430, आप इस पे 430 का 20%, आई थिंक 86,000 आ रहा है, उसको ऐड करके लिख दीजिए। बाई सेल्स है, आप बाई सेल्स करके मार्कअप अकाउंट में लिख दीजिए, मतलब स्टॉक अकाउंट में लिख दीजिए मेमोरेंडम स्टॉक में 6,50,000। It is further ascertained that shortage of stock found in the year ended 31st March 2019 costing rupees 4,000 were written off। तो आपका शॉर्टेज है तो बाई शॉर्टेज इन स्टॉक करके 4,000 आप मार्कअप अकाउंट में, मतलब स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे गुड्स रिटर्न ऑफ। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर जो लोड होगा 4,000, वो लोड आपको कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज 4,000 जो है वो सेल प्राइस है, सॉरी कॉस्टिंग 4,000 है, तो आपको इसके ऊपर लोड भी कैंसिल करना पड़ेगा। 4,000 का 20% 800 लोड आएगा, तो आप वो लोड कैंसिल करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉस्टिंग है तो लोड 4,000 आप लिखेंगे बाई शॉर्टेज, और साथ में उसके नीचे लिखेंगे मार्कडाउन या मार्कअप, उसके ऊपर 800 रुपीज़ है। इसके बाद आप नीचे देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/18 includes goods costing 12,000 had been sold during the year and had been marked down in the selling price by 1,600. The remaining stock had been sold during the year. मैं यहाँ पे थोड़ा धीरे समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलती किया। क्या गलती किया? उन्होंने ओपनिंग स्टॉक में ये बोला तो उन्होंने ओपनिंग स्टॉक से ही मार्क डाउन कर दिया। बिल्कुल नहीं, उस ओपनिंग स्टॉक को इस बार ड्यूरिंग द करंट ईयर मार्क डाउन करके बेचा गया, यानी इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने उस ओपनिंग स्टॉक को बेचा है, और मार्क डाउन इस साल हुआ है, लास्ट ईयर नहीं हुआ। यदि लास्ट ईयर ही मार्क डाउन हो गया होता तब जाकर हम लोग क्या करते कि जो हमारा लोड इसके ऊपर बनता है, जितने से मार्क डाउन किया गया वो ओपनिंग स्टॉक से अपने घटा देते, और तब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन घटा कर लिखते। बट ऐसा नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आप कुछ जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि जो बिका है उसमें मार्क डाउन किया गया। यदि मार्क डाउन किया गया है तो आपको जो सेल्स है उस सेल्स में सेल्स जो है वो आपका मार्क डाउन हुआ है, मतलब कि एग्जैक्टली जितने में सेल होना चाहिए था उतने में नहीं बिका, तो बाई मार्क डाउन करके आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में दिखाएंगे 1,600 रुपए। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और बाकी बिक गया है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क डाउन बाय 3600 फ्रॉम ए कॉस्ट ऑफ 30,000। तो गुड्स परचेज जो हमने किया है उसको 3600 से मार्क डाउन किया गया। तो आपने मार्कअप डेबिट साइड में किया है, मार्क डाउन को क्रेडिट साइड में कर दीजिए, रिवर्स साइड में आपका ये बैलेंस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 30,000, मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 रिमेन अनसोल्ड ऑन 31 मार्च 2019। ये जो मार्क डाउन किया गया 30,000 का स्टॉक, उसमें से 20,000 का 2/3 तो बिक गया और 1/3 वाला स्टॉक आपके गोडाउन में रह गया। मार्क डाउन करने के बाद रह गया तो आपको याद होगा, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा कि इसे कैसे करना है। और डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो आपको इस सम्स में नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जब नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपको कॉस्ट पे हर चीज लेना है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट लेना है, परचेजेस एट कॉस्ट लेना है, बाय सेल्स लेना है, बाय आपका एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट लेना है, ये सारा चीज। और मतलब ये एक्स्ट्रा आपको पॉइंट नंबर 1 ऐड कर दिया, जो हम लोग खादी एंड सिल्क वाले सब में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की बात नहीं की हुई थी। बट ये नॉर्मल है, यूजुअल वे में आपने बहुत सारा ब्रांच में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, वो वही ट्रेडिंग अकाउंट है। और सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ये है आपका नॉर्मल वे में ट्रेडिंग अकाउंट, देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, बाय सेल, शॉर्टेज जो एबनॉर्मल लॉस है, शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस होता है 4,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में आप देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक से कुछ नहीं घटाया, 1,80,000, मार्कअप 20% ऐड करके, परचेजेस 5,16,000 और 4,000 रुपये कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, और उसके ऊपर जो मार्कअप है वो 800 रुपये आया, ये देख सकते हैं आप। मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक मार्कअप जो करंट परचेजेस में मार्कडाउन किया है 3,600, वो यहाँ पर लिख दिया। डेटर्स है 6.5 लाख का बिका बाई डेटर्स। मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप 1,600 रुपया मार्कडाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक वाला गुड्स ड्यूरिंग द ईयर हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचे, तो नेचुरल है कि ये जो सेल्स हुआ ना 6,50,000, तो मार्कडाउन करके हमने बेचा, तो हमारा सेल्स का फिगर कम है, उसको बैलेंस अचीव करने के लिए यहाँ पर 1,600 दिखाना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर 36,000 आ गया। अभी मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में ऑब्वियस है कि ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो रहा है। यदि आपने यहाँ पर ये 30,000 ऐड किया तो वही चीज आपका यहाँ पर 30,000 आया है। यदि आपने परचेजेस किया था और उस परचेजेस में 86,000 ऐड किया, वही यहाँ पर 86,000 दिखाया गया। आपने जो ड्यूरिंग द ईयर गुड्स जो है वो 800 जो शॉर्टेज हुआ था उसके ऊपर 800 का मार्कडाउन हुआ, बोले भाई अब नॉर्मली लॉस हो गया तो ये प्रॉफिट तुम कमाए नहीं, इसीलिए हमने मार्कअप अकाउंट में वो प्रॉफिट 800 कैंसिल कर दिया। फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने 30,000 का गुड्स के ऊपर मार्कडाउन किया था, तो वो मार्कडाउन हमने 3600 का किया, वो 3600 यहाँ पे मार्कडाउन दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद 1,600 रुपए का अल्टीमेटली आपका क्या हुआ था, ओपनिंग स्टॉक जो ड्यूरिंग द ईयर बिका है उसके ऊपर ये मार्कडाउन था, उसके मतलब ये प्रॉफिट हमने कम कमाया, वो 1,600 प्रॉफिट जो हमने कम कमाया वो मार्कअप अकाउंट में कैंसिल किया है। अब यहां पर आपका लास्ट में जो है ये मैंने बताया था कि सम्स के थ्रू आपको बताएंगे, तो 36,000 का स्टॉक आ रहा था, देख लीजिए यहाँ पर 36, और ये 36,000 तब आया है जब आपने 3600 मार्कडाउन कर दिया, 3600 मार्कडाउन कर दिया। आपको अच्छी तरीके से पता है उसमें से 30,000 का गुड्स आपने मार्कडाउन किया था, उसमें से 20,000 का गुड्स बिक गया, यानी 2/3 बिक गया, 1/3 अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। 3600 का 2/3 बिक चुका है, 1/3 अभी भी है आपके पास। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये 36,000 36,000 आया था आपका क्लोजिंग स्टॉक, उस 36,000 में 1,200 ऐड बैक किया गया। 1,200 क्यों ऐड बैक किया गया, तो 3600
इज फॉर टोटल गुड्स, उसका 2/3 बिक चुका है तो उसका मार्कडाउन तो वैलिड है, बट 1/3 गुड्स बिका नहीं तो उसका मार्कडाउन इनवैलिड है। अब हमें इस 36,000 को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर लाने के लिए जो मार्कडाउन किया गया है वो गुड्स इसी के अंदर में इंक्लूडेड है। 36,000 में 1/3 जो नहीं बिका, तो इसलिए अपने 1/3 में 1/3 जो नहीं बिका उसका मार्कडाउन को ऐड बैक किए। ऐड बैक क्यों किए? ताकि हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस मालूम चल सके। तो अभी नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स आ गया 37,200 और उसके ऊपर लोड कैलकुलेट कर लिए 20/120। इससे हमें पता चल गया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, और अपने को पता है इसमें 1200 रुपए उस गुड्स का एबनॉर्मल मतलब कि मार्कडाउन हो गया है, तो 1200 हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए 36,000 वाले गुड्स पर, तो मैंने जितना भी प्रॉफिट होना चाहिए उसमें से 1200 मैंने लेस कर दिया, यानी 36,000 के ऊपर प्लस 1,200 ऐड बैक किया ताकि मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस आए। नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया कि मेरा कितना होना चाहिए, जो कि 6200 आया। और उस 6200 में हम लोग ये तो मान ही चुके हैं कि इसमें डैमेज गुड्स या पुअर सेलिंग लाइन गुड्स है जिसके ऊपर 1200 रुपए का मेरा कमाई नहीं होगा, तो 1200 रुपए अपने उसमें से लेस कर दिए। अल्टीमेटली 5000 आया और बैलेंसिंग फिगर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये 1,05,000 ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आया था, जो वहां पर बड़े आसानी से आ गया। यहाँ पे थोड़ा कठिनाई के साथ आता है, बट एग्जाम में इस कठिनाई के लिए रिवॉर्ड मिलता है, मार्क्स मिलता है। आसानी से यदि कोई चीज़ मिल ही जाए तो फिर उसका अहमियत नहीं होता है। इसलिए इन ऑर्डर टू हैव, और ये आप देख सकते हैं ये सारा वर्किंग्स भी किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, जो मैं वर्बली कर दिया था, आपको ये प्रेजेंट करके भी दिखाना है। और ये वर्किंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं दिया हुआ है। जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम होगा आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाएंगे। देख लीजिए आपके पास पहले से 1.5 लाख का था, कॉस्ट पे ही बनता है। परचेजेस आपने 430 का किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकाल लेना पड़ेगा जो कि 5,45,000, और ये वर्किंग 545 कैसे आया उसका भी वर्किंग यहाँ पे करके दिया हुआ है कि हमारे पास सेल्स एज पर बुक्स कितना है, मार्कडाउन जो किया है उसको ऐड बैक कर दिया, और ऐड बैक किया है मार्कडाउन इन सेल्स। 2 बार मार्कडाउन हुआ है, एक ओपनिंग स्टॉक वाले में और एक बार ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस 30,000 का वो। इससे क्या हुआ, अपना नॉर्मल सेलिंग प्राइस आया और नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला। तो लॉजिक ध्यान रखिएगा कि आखिर हम लोग ये ऐड बैक क्यों कर रहे हैं। ऐड बैक इसलिए कर रहे हैं ताकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस मालूम चल जाए, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस मालूम चल जाए तब तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई कर पाएंगे। 545 आया। अब आप ये 545 इस सेकेंड नंबर वर्किंग में यूज कर पा रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 150 एट परचेजेस 430 लेस कॉस्ट ऑफ सेल और लेस एबनॉर्मल लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आया। और क्लोजिंग स्टॉक जब आपका आ गया तो आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए होंगे। ये वाला वर्किंग्स मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ये 2 वर्किंग जरूरी था। और जब हम मार्कअप मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट बना रहे हैं, इन दैट केस ये वर्किंग का मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे उस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय हमारे पास जो लैक कर रहा था इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन था कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो पहले ये 31 कैलकुलेट किया, तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया। तो होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड करेंगे। अगला टेस्ट हम लोग का 15 ऑफ मई, जो कि जितना भी पार्ट हो चुका है उसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके बाद फिर से एक टेस्ट रखूँगा अराउंड 20-22 मई के आसपास। 15 मई को आपका प्रैक्टिकल वाला जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़कर, और 15 मई के बाद मैं फिर से टेस्ट अनाउंस करूंगा जिसमें केवल और केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस करके मैं आपके लिए टेस्ट लाऊंगा। थैंक यू।